So students, myself is Mohit Mehta. I will be teaching you environmental studies for the BCom Sem 1. So let's start. Today we are going to understand the concept of EVS, the scope and the objective. Okay. Anyone can ask me, sir, what is the need of studying this subject? क्या दरकार है कि मैं सर ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए? तो देखो, ये सब्जेक्ट हम लोग ये सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। ये सब्जेक्ट्स हमारे लाइफ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, हमारी प्रेजेंट नीड्स और हमारी फ्यूचर नीड्स को भी इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एनवायरमेंटल स्टडीज को पढ़े और उस अवेयर हो जाए। जैसे कि आप इमेजिन करिए, आज की सुबह आप लोग उठे होंगे, सब ब्रश करने गए होंगे, ठीक है? तो जो पानी कहाँ से आता होगा? कोई ग्राउंड वाटर सोर्स से। वैसे ही चाय, कॉफी, सिंस आई एम चाय लवर, मैं चाय का एग्जांपल दूंगा। चाय पत्ती कहाँ उगाई जाती है? आसाम में। अब वो पत्तियां को पानी कहाँ कहाँ से मिलता होगा? मॉनसून रेन से। आप जहां भी बैठे हो उसके पास कोई ना कोई विंडो होगी। वो विंडो आप खोलेंगे तो हवा आएगी। परफेक्ट। ओके। उस हवा का कंपोजिशन क्या होगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सैडली ये इंडिया की बहुत सारी सिटीज में है, एंड देयर इज पोल्यूशन टू। सो तो जो हम ये समझे कि आज सुबह से हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने नदी से थोड़ा पानी ले लिया, एटमॉस्फेयर से थोड़ी हवा ले ली, लैंड से थोड़ा खाना से ले लिया होगा, एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी ले ली होगी। तो वी हैव इंटरेक्टेड विद द एनवायरमेंट सिंस 4 टाइम्स बिफोर लिविंग द हाउस। घर छोड़ने से पहले ही हम 5 बार ये एनवायरमेंट से इंटरेक्ट कर चुके हैं। तो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड ऑनेस्ट, and it is the starting point of the today's chapter. And by the end of the class, you have a complete, clear, and connected answer. Okay, we will go step by step and let's begin. पहले मैं बता दूं आप सबको कि ये जो ईवीएस का सब्जेक्ट है ये 50 मार्क्स का है, एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है? हाँ। ओके। अब कॉन्सेप्ट से चालू करते हैं। ठीक है? तो जो टर्म एनवायरमेंट है ये कहाँ से आया? ये टर्म फ्रेंच वर्ड एनविनियर से आया है। एमसीक्यू के लिए ये फ्रेंच वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट का मतलब ये होता है दैट इट इज सर्कलिंग अराउंड अस, एनसर्कल करना। जैसे कि ये एक इंडिविजुअल है। ओके, देयर इज एन इंडिविजुअल देयर। ये जो सर्कल है इसके अंदर वो है, और ये जो सर्कल है इज द एनवायरमेंट। इसके अंदर लैंड आ गया, वाटर आ गया, एयर आ गया। ऐसे। ठीक है? ओके। अब लोगों को सिर्फ लगता है कि ईवीएस सिर्फ एक मतलब पेड़ पौधा के लिए है। जी ना, इट्स ए मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड। बहुत सारे डिसिप्लिन, बहुत सारे ब्रांचेस है ये इसके। और सिस्टमेटिकली हम लोगों को ये पढ़ना चाहिए इस सब्जेक्ट में कि व्हाट आर द ह्यूमन इंटरेक्शंस with the natural environment. It is not only the study of just plants and animals. No, it will be going beyond the basic study of nature to include political, economical, and social impacts of the human and planet. Okay. Yes. Perfect. I hope that I could make you
अंडरस्टैंड। हाँ, अब ईवीएस का कोर कॉन्सेप्ट्स, एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का जो कोर कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर वन इज बायोटिक, नंबर टू इज एबायोटिक। ओके, तो जैसे कि लिथोस्फियर, लिथोस्फियर मतलब क्या? जमीन आ गई, मिट्टी आ गई। हाइड्रोस्फियर, एयर बॉडीज, ओशियंस, लेक्स, रिवर्स। एटमोस्फियर में एयर एंड ये गैस सराउंडिंग ऑफ द अर्थ। अब अब इसमें ये एमसीक्यू आ सकता है कि मान लो चार ऑप्शंस दे दिया, कौन सा बायोटिक है, कौन सा एबायोटिक है, आ ही सकता है। जैसे कि और चूज द ऑड वन आउट। जैसे कि लिथोस्फियर दिया होगा, मतलब लैंड, वाटर, एयर दिया है, और मान लीजिए कोई प्लांट दिया है, तो इसमें बायोटिक ए ऑड वन आउट है। साइमल्टेनियसली प्लांट बायोटिक में। अब व्हाट डज द बायोटिक कंपोनेंट्स मीन? बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें अब एमसीक्यू ये आ सकता है कि हाँ, कि ऑड वन आउट में ये आएगा कि प्लांट दिया होगा, एनिमल दिया होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया होगा, और एटमॉस्फेयर दिया होगा, या लेक्स दिया होगा। तो इसमें लेक आंसर है, क्योंकि ये तीनों लिविंग कंपोनेंट है, वो एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है। इसके ये जो ए बर्ड, इसके अंदर कोई लाइफ नहीं है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अब और एक एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ कि आज जो भी चीज थोड़ी सी हिलती है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स को पानी देते हैं तो रिएक्ट करते हैं, एनिमल्स को हम लोग खाना देते हैं या पानी, तो वो रिएक्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिव इन नेचर। ये नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट रिएक्टिव इन नेचर। हम लोग कुछ करेंगे, वो ऑल्ट्रेशन कहलाएगा। ये एबायोटिक में ऑल्ट्रेशन कहलाओ नहीं है। जैसे कि एमसीक्यू में ये हो सकता है, द सॉलिड लैंड ऑफ द अर्थ डैश में सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स इज कॉल्ड। तो उसका उसका जो आंसर वो लिथोस्फियर है। जैसे कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन बायोटिक कंपोनेंट, ऐसे कि एमसीक्यू दे दिया, तो इसके अंदर रिवर वाटर, सॉइल, एटमॉस्फेयर, बैक्टीरिया। तो ये रिवर वाटर में, सॉइल में, एटमॉस्फेयर में, ये तीनों में कोई लिविंग, मतलब दे आर एबायोटिक और कंपोनेंट्स, राइट? दे आर फिजिकल एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। बट जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसका आंसर ये होगा। और यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा हूँ, लिथोस, लैंड एंड सॉइल का, लिथोस का मतलब होता है रॉक, ROCK। एकदम परफेक्ट। वैसे ही हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब पानी। ठीक है, ओके, तो ये चीज का ध्यान रखना। अभी तक हम लोग ने सिर्फ दो ही चीज सीखी है, कि ये एनवायरमेंट है, ठीक है, इसके अंदर दो है, एक है लिविंग, एक है नॉन लिविंग। अब इसके अंदर क्या आ गया? इसके अंदर हाइड्रो आ गया, इसके अंदर एयर आ गई, इसके अंदर लैंड आ गया। तो मैं आपको इन शॉर्ट में ट्रिक क्वेश्चन समझा सकूं, जो भी चीज आपको सराउंड करती है, हम्म और जिसका हम लोग यूज नहीं करते खाने पीने में, दैट्स नॉन लिविंग। और जो भी चीज हम लोग खाने में यूज करते हैं, वो प्लांट्स आ गया, एनिमल्स आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थोड़ा बहुत रेफरेंस। अब प्लांट्स को फ्लोरा भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, और एनिमल्स को फ्लोना भी बोला जाता है, ठीक है, बायोलॉजिकल वर्ड है, याद रखिएगा, एमसीक्यू बेस्ड है। अब जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किस हेड में आया? बैक्टीरिया इसमें आया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ठीक है।
अब क्योंकि इट इज एन सिंस इट इज एन एमसीक्यू पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वर्डिंग्स में आप बहुत ध्यान दे, कीवर्ड्स में ध्यान दे। ये मैंने अभी जो एक चार्ट बनाया इसके अंदर ये सारा कीवर्ड था, ठीक है। और हाँ, लिविंग एंड नॉन लिविंग को यहाँ पे हम लोग इसमें भी सेग्रीगेट कर सकते हैं, जैसे कि लिविंग वो बायोटिक है, बायो मतलब लाइफ होता है, और यहाँ पे ए बायोटिक है, मतलब लाइफ नहीं है, ठीक है। ओके, तो अभी हमने ये सीखा कि कैसे, व्हाट इज एनवायरमेंट मेड ऑफ, बट द प्रॉब्लम इज दैट वी आर ह्यूमंस, ओके। 1.4 billion of us are there in India alone. Around 150 CR तो यही है, and we are basically using the lithosphere to mine the coal. We are polluting the hydrosphere for the factory wastage. We are filling the atmosphere with the dangerous toxic vehicle smoke and industrial smoke. We are destroying our biosphere by cutting the forest. Perfect. So someone has to fix this up. किसी को accountability लेनी पड़ेगी. Someone has to come up and say, hey, stop. This is getting dangerous for the potential generations. And all the study of all this is known as environmental studies. ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडीज एक ब्रॉड मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसके अंदर सिस्टमैटिकली हम लोग क्या समझेंगे, एक इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन, हम लोग में और एनवायरमेंट में। अब बहुत फेमस एक मूवमेंट हुआ था, उसका था चिपकू मूवमेंट, सबने नाम सुना होगा, ठीक है। उसके अंदर लोग पेड़ को हक करके रहते थे जिसे कट ना जाए, तो ये एक सोशल इशू है। तो जो मैं बेसिक आपको जो कोई मेमोरी फॉर्मूला पढ़ाना चाहूं, तो ईवीएस का मतलब क्या, ह्यूमन इम्पैक्ट प्लस एनवायरमेंट एंड प्लस सॉल्यूशंस। क्या करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, टू क्योर द प्रॉब्लम। तो हम लोग ने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, अब लेट्स कम टू द थीम्स ऑफ इट। ओके, हाँ, तो सबसे पहले थीम्स में भी चार थीम्स है। हाँ, कॉम्बिनेशंस भी आ सकते हैं एमसीक्यू में, कि कौन सी कोई कोई और एक वर्ड या वर्ड डाल के बोल देगा कि सर कौन सा थीम्स, व्हाट आर द थीम्स एक्सप्लोर्ड इन द ईवीएस, आ ही सकता है। हम्म, सबसे पहली थीम है नेचुरल रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्सेज सबसे पहले मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, ठीक है। ये टर्म भी आप लोग ने सुना होगा, नॉन रिन्यूएबल मतलब एक ऐसा टर्म, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। तो एमसीक्यू लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। तो नॉन रिन्यूएबल मतलब जो एग्जॉस्ट हो जाता है, जो कभी बन नहीं सकता, इट कैन बी यूज इनफाइनाइटली। इसका अंदर आ गया, क्या आ गया सर, ऑयल आ गया, कोल आ गया, हम्म फॉरेस्ट आ गया, ठीक है। रिन्यूएबल में मतलब रिन्यूएबल एनर्जीज कैन बी मेड ऑफ, ये सब एनर्जी का बात कर रहा हूं मैं आपसे। सोलर, विंड मिल। तो ये थीम का, इसके अंदर हम लोग को ये समझना होगा कि हम लोग यूटिलाइज कैसे करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू यूज द फॉरेस्ट, जंगल को कैसे यूज करेंगे हम लोग के डेवलपमेंट के लिए। कोई भी मिनरल होगा, जैसे कि लिथियम, लिथियम इज इंपॉर्टेंट फॉर सेमी कंडक्टर चिप्स। वाटर हम लोग पीने में यूज होता है, लेदर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, फैक्ट्रीज में यूज होता है। अभी तो एआई, जो अभी सब लोग प्रोजेक्ट्स आएगा इन द कमिंग सेम, सब लोग रिसर्च के लिए एआई को यूज करेंगे, हाँ। तो एक एआई जनरेटर में हर
थोड़े टाइम के लिए 30 गैलन्स ऑफ वाटर यूज किया जाता है। तो और ये सारा चीज हम लोग करेंगे, बट वी शुड ऑलवेज कीप इन द माइंड दैट एनर्जी जो है ना, वो एग्जॉस्ट नहीं, खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था कि वो खत्म हो जाएगी, तुम लोग क्या करेंगे, है ना। यस। अब सेकंड में जाते, सेकंड टॉपिक है इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। इसमें हम लोग को ये समझना है रिश्ता, रिलेशनशिप बिटवीन कहाँ पे, लिविंग एंड नॉन एंड प्रिजर्वेशन। पहले हम लोग क्या सीखे, लिविंग एंड नॉन लिविंग में। पहले हम लोग ने फ्लोरा फोना यहाँ पे सब सीखा, फ्लोरा फोना, बैक्टीरिया, हाइड्रो, एयर, लैंड, बायोटिक एंड एबायोटिक में हम लोग ने रिश्ता सीखा। और सेकेंड जो रिश्ता है वो ये वाला है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और ह्यूमन इंटरेक्शन में, प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक स्पीशीज एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जैसे कि इसके अंदर क्या आ गया सर, कोई भी प्रकार का पार्क आ जाएगा, सुंदरबन हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क आ गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आ गया, गिर नेशनल पार्क आ गया, कान्हा नेशनल पार्क आ गया। कोई भी कंट्री का अपना ज्योग्राफी, उसका पहचान होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग स्पीशीज को प्रोटेक्ट करें। एक रिसर्च के मुताबिक अराउंड 52 52% ऐसा स्पीशीज ऐसी है जो अब एक्सटेंट होने वाली है, और एक वाइट सेक्शन ऐसा भी है जो एक्सटेंड हो चुकी है। तो हम लोग और ये भी आप समझिए, जो आज कोई इकोलॉजी को आप सेव नहीं करते हो, या नॉट प्रिजर्विंग इट, तो क्या होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लो कि ये एक आइलैंड है, इसके आजू बाजू में कोरल रीफ है, ठीक है। हाँ, इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ इशू कैन ऑलवेज रीच मी आउट, यस। अब कोरल रीफ में क्या होता है ना, जितना भी जो भी मछलियों का खाना होता है, फूड होता है, वो वहां पे स्टोर्ड होता है, ऑटोमेटिक बनते रहता है। और कोरल रीफ ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैरियर। बैरियर मतलब क्या, इम्पैक्ट कम आएगा, ठीक है। हाँ, बैरियर किसके लिए होता है, बैरियर स्टॉर्म्स या हो गया, टी सुनामी हो गया, उसके लिए। आज कोई बहुत बड़ा तूफान यहाँ से अप्रोच करेगा, हम्म, तो ये रीफ बचा लेगी। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पोर्ट बनाना है, कोई बहुत बड़ा हार्बर बनाना है, इसके चलते वी आर ऑल्टरिंग इट, हम ये वाला को थोड़ा काट देते हैं, ओके। तो एट देन ये होगा ना, एट देन ये होगा कि कभी कोई स्टॉर्म आएगा तो ये इकोसिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाएगा। यहाँ पे इस आइलैंड में ज्यादा तबाही होगा, इस आइलैंड में ज्यादा जान मान का नुकसान होगा, क्योंकि इसका बैरियर को हम लोग ने ऑल्टर कर दिया, बेसिकली altered the mechanism of the environment works, how the planet works, right? ठीक है। और सारा कंट्री का सारा जियोग्राफिस का अलग अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया का अलग इकोसिस्टम है, इंडिया का अलग है, यूएस का अलग है, ज्योग्राफी बेस भी होता है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सबने एटम सुना ही होगा। अब हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू इन्वेस्टिगेट द कॉस्ट, क्यों ऐसा हो रहा है, वाई, उसका इफेक्ट और उसका सोल्यूशन। अब सोल्यूशन किसका सर, सर हवा का, पानी का, मट्टी का, आवाज का और थर्मल पोल्यूशन का, ओके। अब जैसे कि मैंने अभी ये वाला एग्जांपल आपको दिया था, अभी जस्ट ऊपर वाले में, कि कोरल रीफ का, वैसे ही और एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एयर का बात किया गया है, तो चलो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में सबने सुना होगा। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स ये मेजर करते हैं कि कितनी हवा फिट है सांस लेने के लिए। तो जो कोई दिल्ली में रहता होगा तो उसे पता होगा कि अभी 400 to 500 आएगा नवंबर विंटर्स में, तो दैट इज डेंजरसली टॉक्सिक। वाटर में वाटर, ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीशन होता है।
उसका मतलब ये कि मान लीजिए यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है। जहाँ पे पहले 50 मीटर से पानी आता था, 10 साल के बाद वहीं पे 150 मीटर से पानी निकलेगा। ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो गया। बारिश क्यों कम होती है इसके चलते? तीसरा है सॉइल। सॉइल में ये प्रॉब्लम है कि सिंस फार्मर्स ड्यू टू हैवी पॉपुलेशन और वो लोग की कंडीशंस खराब है, तो लोग बहुत पेस्टिसाइड यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। तो जो भी हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, जो भी हम लोग सब्जी वेजिटेबल्स खाते हैं, दे आर नॉट हैविंग इनफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा है नॉइज। इंडिया में बहुत है, हॉकिंग पोल्यूशन बहुत होता है। कोई भी फेस्टिवल्स आते हैं तो लोग पीपल जस्ट ब्लास्ट द डीजेस। कोई बारात जाती है तो लोग एकदम चिल्ला मिल्ली बहुत करता है। उसके लिए डेसिमल्स होता है। सारा कंट्री का अपना अपना एक नियम होता है कि सर 150 डेसिमल होगा, सर 130 डेसिमल होगा, तो ही अलाउड है। तो ये चीज समझने का। थर्मल पोल्यूशन न्यूक्लियर जनरेशन में होता है यूजुअली, और बहुत और भी प्रकार का टाइप्स है, इट्स नॉट कनेक्टेड टू वन। चौथा है सोशल इश्यूज। हम लोग को ये समझना है ईवीएस में कि हाउ द ह्यूमन पॉपुलेशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हैज impacted the environmental degradation। ऐसा क्यों हुआ कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई सर, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो गया, लोग शहर में ज्यादा रहने लगे, गांव में कम रहने लगे, कंट्री तो सर इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। ओके, टेक्निकली वी आर इन $3 ट्रिलियन, इकोनॉमी अपनी $3 ट्रिलियन है, बट ऑल दिस हैव ट्रिगर्ड द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। कैसे सर? हवा जो हम लोग सांस लेते हैं वो थोड़ी पोल्यूटेड हो गई सर। कैसे कि सर ग्राउंड वाटर में बहुत सारा टॉक्सिक केमिकल्स आ जाता है, वो हम लोग के किचन या वॉशरूम में आ रहा है। फिर नॉइज, हॉकिंग पोल्यूशन मैंने बताया। तो ये चीज से क्या होता है ना कि धीरे धीरे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे डिपेक्ट आता है। इसका भी एक एमसीक्यू आएगा क्वालिटी ऑफ लाइफ का। तो इन शॉर्ट, जो इफ आई कैन कंक्लूड, जो अभी तक हम लोग ने सीखा कि एनवायरमेंटल स्टडीज, अब एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है? डायग्नोस करता है इस तरह आपको क्या है, क्या करता है? इट इज एनवायरमेंटल स्टडीज इज द डॉक्टर ऑफ द प्लैनेट। It will diagnose the planetary problems and also provide us a solution-oriented principle aimed at practical finding ways to build a sustainable future for the for humans and for other forms of life, obviously। अब सस्टेनेबल का मतलब ऐसा, सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जिससे हम लोग अपने पोटेंशियल जनरेशंस के लिए भी सब कुछ छोड़े, एंड ऑल्सो वी आर एबल टू फुलफिल एंड सेटिस्फाई आवर प्रेजेंट नीड्स। सस्टेनेबल का मतलब ये नहीं होता कि आज से मैं कार में जाना बंद कर दूंगा, सिर्फ पेट्रोल नहीं यूज करूंगा ना। हम लोग वी विल बी स्विचिंग टू ईवीज, वी विल बी स्विचिंग टू मेट्रो, वी विल बी स्विचिंग टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे। हाँ, तो अब हम लोग स्कोप का बात करते हैं। अब स्कोप में ऐसा है कि ईवीएस, इसे मैंने पहले बताया था कि ईवीएस एक मल्टी डिसिप्लिनरी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो स्कोप इसका बहुत नैरो नहीं होगा, ईवीएस का स्कोप बहुत वाइड है। ठीक है, जैसे कि अपना देश का बहुत से, मतलब इंडिया हैज अ ग्रेट प्रॉब्लम्स, इट इज मैसिव। तो ईवीएस का स्कोप भी बहुत वाइड है। जैसे कि इन, मैं जो आपको एक एग्जांपल दे सकूं,
नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट का जो फर्स्ट टॉपिक है। ओके, चलो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कवर द स्टडी ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बाय ट्रैकिंग द डिप्लीशन रेट्स। अब मान लो कोई एमसीक्यू है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वी आर गोइंग टू ट्रैक द डिप्लीशन रेट्स, तो इसका आंसर होगा यही नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंजर्वेटिज्म में। ठीक है, एंड फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रेटजीज ऑफ टू कंजर्व वाटर फॉरेस्ट सॉइल एंड मिनरल्स। ओके, ठीक है, इसका मतलब समझिए। हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले रिन्यूएबल, जो सबसे पहले पहले बताया था, रिन्यूएबल मतलब जो क्लीन है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसके साथ पॉल्यूशन नहीं होता। नॉन रिन्यूएबल में पॉल्यूशन होता है। अब नॉन रिन्यूएबल में सर क्या आ गया, ऑयल आ गया सर, फिर ऑयल आ गया, एलपीजी आ गया, मल्टीपल थिंग्स। कोल, जिससे अभी आप लोग, आज आप लोग को हैरानी होगा, कोल के माध्यम से भी वी आर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो आप लोग कैसे पढ़ते मेरे क्लास में, है ना? तो और हम लोग को ट्रैक करना डिप्लीशन रेट्स, किस गति से, किस परसेंटेज से खत्म हो। जैसे कभी कभी टीवी में आता है कि 2050 तक ऑयल खत्म हो जाएगा, 2040 तक इंडिया में कोल खत्म हो जाएगा। तो ये स्टडी तभी हो सकता है जब वी आर गोइंग टू ट्रैक द डिप्लीशन रेट्स। ओके, हाँ। अब जैसे कि इंडिया के पास, आपको पता होगा, नहीं हो तो मैं बता रहा हूँ, 4% ही पानी है, फ्रेश वाटर, एंड 18% पॉपुलेशन है। तो अपने पास वी डोंट हैव द, अपना जो प्रोपोर्शन है वो खराब है। ठीक है, तो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दिस, इसका जवाब नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन देता है। अब ये कैसे कर सकते हैं सर? हम लोग सर वाटर कंजम्पशन पे फोकस कर सकते हैं, फॉरेस्ट को कम काटेंगे, हम लोग बड़े बड़े स्काई स्केपर ज्यादा बना सकते हैं, सॉइल को डिग्रेड कम कर सकते हैं, कोल को स्विच करके सर हम लोग ये सोलर पे जा सकते हैं। और मिनरल्स, अब कुछ कुछ मिनरल तो बिना मतलब एग्जॉस्ट के चलेगा नहीं, बट EVS is all about getting the best possible solution, using the best possible solution. Okay, तो ये पॉइंट का जो मैं क्रक्स आपको बताऊं कि ये है कि हम लोग वी आर सस्टेनेबल। ठीक है, ये वाला जो शब्द है, तो ये पॉइंट को यही डिनोट करता है कि ऐसा सर एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। ऐसी गवर्नमेंट में भी कभी देखना आता रहता है न्यूज़पेपर्स में कि XYZ स्टेट कॉरपोरेशन जो होता है, उसके चलते 50 इलेक्ट्रिक बस आई, 100 इलेक्ट्रिक बस आई। तो स्ट्रेटजी बनेगी आज एक, और सब चीज पायलट प्रोजेक्ट्स होता है कि जो ये सक्सेस होगा तो आगे जाएंगे। तो लेट्स मूव अहेड टू द सेकेंड टॉपिक, वो है इकोलॉजी एंड इको सिस्टम्स। इसका एग्जाम्पल आता है सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट इन वेस्ट बंगाल। ये एक इकोसिस्टम है। ठीक है, सुंदरबन एक क्या है, इकोसिस्टम, माइंड माय वर्ड्स, यस। इसके अंदर क्या है सर, इसके अंदर टाइगर है, फिश, क्रैब, मैंग्रोव, सॉल्ट वाटर, सब कनेक्टेड है, मतलब डोमिनो इफेक्ट। जैसे कि मैं लिख के समझाता हूँ आपको। टाइगर मैंने बताया, फिश, कार्ब्स, और मैंग्रोव ट्रीज। अब मैंग्रोव ट्रीज सॉल्ट वाटर ट्रीज होते हैं। ठीक है, मुंबई में भी पाया जाता है। ठीक है, ओके। अब मान लो कि इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि सर एक सेक्शन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट को काट के हम यहाँ पे एक पोर्ट बनाते हैं। ठीक है,
अब इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, डायनामो इफेक्ट बोलते हैं, डोमिनो इफेक्ट, यस। जो ये फॉरेस्ट नहीं रहेगा, हम्म, तो क्या होगा, तो जो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चेन रिएक्शन है, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा और फिर ये नहीं होगा। वैसे ही मान लीजिए कि आज कोई गवर्नमेंट आके बोले कि एक काम करते, कैट्स को बैन कर देते, नो कैट्स, तो धीरे धीरे माइस का पॉपुलेशन इनफाइनाइट बढ़ जाएगा, प्लेग फैल जाएगा, फिर आपके पास कोई एंटीडोट नहीं होगा उसका। तो एनवायरमेंटल स्टडीज में हम लोग ये कनेक्शन समझते फूड चेन एंड फूड वेब का। ठीक है, ये चेन है, ठीक है, मैंने जो बताया आपको। ओके, और ये भी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि हम लोग को ये समझना चाहिए कोई भी प्रकार का माइन्यूट इंटरफेरेंस, जो मैं एक चीज को भी थोड़ा ऑल्टर कर दूंगा, तो धीरे 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 एंटायर सिस्टम इज गोइंग टू कोलैप्स, उसका एडवर्स इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स मिलेगा। अब कभी भी ऑल्टरेशन का कुछ बात हो, तो याद रखिएगा इसका आंसर इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में ही है। फिर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इंडिया के अंदर इन सितु कंजर्वेशन है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में आपको पहले बताया होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। अब काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो। ये यूनेस्को साइट भी है और यूएन से भी मान्यता प्राप्त है। ये एनिमल्स प्रोटेक्टेड है उसके इनके अंदर के होम में, जैसे कि ये जो मैंने एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, इसके अंदर राइनोस रहते हैं, तो ये उसका ही घर माना जाएगा, इसको कभी हम लोग डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल होम। इन साइट कंजर्वेशन है, ठीक है, यहाँ इन सितु नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। एक्स सेतु में आ गए जूस, यहाँ पे बहुत फेमस अलीपुर जू होगा, सब गए होंगे कभी ना कभी। और बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता में भी है, ठीक है, उसके अंदर बहुत बड़ा विशाल पेड़ है जो 200 इयर्स पुराना है, 200 साल इयर्स पुराना पेड़। ठीक है, और जो मैं इसका आपको एक मेमोरी ट्रिक बताऊं कि इन सिटू मतलब इनसाइड द नेचर, एक्स सेतु मतलब एग्जिट फ्रॉम नेचर। ठीक है, तो इसका एक एमसीक्यू हो ही सकता है कि चार, मान लो कोई चार पार्क का नाम दे दिया और बताओ कि सर ये बताइए इन सिटू है कि एक्स सिटू है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, हाँ। अब फोर्थ में चलते हैं हम लोग, फोर्थ में चलते हैं हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल एंड मिटिगेशन में। The scope is extensively covered by identifying sources of pollution, understanding their chemical and biological impact, and deploying technological or policy-based solution to them. Okay, इसका मतलब समझते हैं। हम लोग को सोल्यूशन का सोर्स पता करना है, ठीक है। फिर हम लोग ये स्टडी करेंगे कि इसके अंदर क्या केमिकल रिएक्शन हुआ है और बायोलॉजिकल रिएक्शन या इम्पैक्ट हुआ है, और फिर हम लोग डिप्लॉय करेंगे एक पॉलिसी बेस्ड एंड टेक्नोलॉजिकल बेस्ड सॉल्यूशन टू कंट्रोल और कर्ब देम। इसका तीन प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, स्टेप बता सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कवर आइडेंटिफाई करेंगे सर, उसके बाद हम लोग सर उसका अंडरस्टैंड करेंगे सर, उसके बाद सोल्यूशन पता करेंगे। 3 पॉइंट्स है। इसका वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है यमुना रिवर दिल्ली, जिसके अंदर अराउंड 18 रेन्स है, अनट्रीटेड स्वीच जाता है। अब गंगा नेशनल प्लान लॉन्च किया गया है उसे क्लीन करने के लिए। तो इसके अंदर वी हैव आइडेंटिफाइड द सोर्स, वी आर गोइंग टू मेजर द इम्पैक्ट, एंड प्रोबेबली वी विल बी फाइंडिंग सॉल्यूशंस, that is pollution control, and it is a major scope of EVS.
ओके। हाँ, अब इसको कैसे कंट्रोल किया, देयर इज अ मल्टीपल डिबेट आउट गोइंग देयर। फिफ्थ में चलते हैं, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड इम्पैक्ट असेसमेंट प्लान। Before the large projects like dams and factories were built, EVS provides the framework to assess the potential environmental damage and ensuring economic progress does not cause irreversible damage to ecological system. अब कभी कभी ये होता है कि हम लोग कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री या डैम बनाना पड़ता है, उसके चलते ना हजारों पेड़ कट जाते हैं, एक पूरी की पूरी इकोलॉजिकल हार्म हो जाता है, उसके उसके प्लांट्स, उसके एनिमल्स को डिस्प्लेस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाता है इकोसिस्टम। तो इस वाले पॉइंट का ये मीनिंग है कि बिफोर आप कोई सर फैक्ट्री बनाए, आज मैं यहाँ पे फैक्ट्री बनाता हूँ, पोल्यूशन हो रहा है, यहाँ से इसका जो वाटर है वो जा रहा है, डंप कर रहा हूँ, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे एयर पोल्यूशन हो रहा है, इसके बाजू में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो या ये लोग का लाइफ अच्छा होगा, ये लोग का मिजरेबल लाइफ होगा। तो कहाँ पे फैक्ट्री बननी चाहिए, यूजुअली फैक्ट्रीज जो होती है वो शहर से बाहर ही बनाई जाती है, इसके लिए ही कि कम से कम लोग डिस्प्लेस भी हो, प्लस कम से कम लोग को कोई प्रॉब्लम आए। जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी सबने सुना होगा, ठीक है। तो ये इसका ये भी वन ऑफ द ज्यादा लोग इसके लिए मर गए क्योंकि ये भोपाल के एकदम सेंटर में था। तो और दूसरा डैम्स, डैम में ये कि आप यहाँ पे मान लो कि एक रिवर है, ठीक है, ये एक रिवर फ्लो हो रहा है। अब सर आप बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक डैम बना के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, अंदर भी बनती है और बाहर भी बनती है, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि नीचे टरबाइन से भी बन सकती है और ऊपर बन सकती है। ओके, तो इसके चलते वी आर ऑल्टरिंग द फ्लो। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑल्टर करते हैं क्या, फ्लो वाटर का। तो मछलियों को प्रॉब्लम पड़ेगा, आजू बाजू के प्लांट्स थोड़े इरोड हो जाएंगे, कभी भाई 6 महीने के लिए पानी मिलेगा, कभी 1 साल के लिए पानी नहीं मिलेगा। तो और इसका आगे आगे जहां जहां भी इसका रूट होगा वो वाइड हो जाएगा, नैरो नहीं रहेगा, वाइड हो जाएगा, क्योंकि डैम में पानी छोड़ेंगे तो इसका मान लो ये जो पतला है, बहुत छोटा रिवर बनाया, धीरे धीरे वाइड हो सकता है। मान लो डैम टूट गया तो फ्लड आ सकता है। तुमको ये करना चाहिए कि इम्पैक्ट असेसमेंट प्लान होना चाहिए, बाई चांस कोई दुर्घटना हो गई, कोई मिसहैप हो गया, तो इसका एडवर्स इम्पैक्ट कहाँ क्या आता है। ओके, अब इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा नदी में गुजरात में बना हुआ है। ईवीएस के बहुत सारे एक्सपर्ट्स वहां पे एसेस करने गए थे सिचुएशन के, कितने सारे गांव को वो फ्लड कर देगा, कितने सारे फॉरेस्ट समर डूब जाएंगे, और एनिमल्स का तो लूज हैबिटेट हो जाएगा ना, एनिमल्स ही नहीं बचेंगे। दैट्स असेसमेंट एंड दैट इज द एनवायरमेंटल असेसमेंट एनालिसिस स्कोर स्कोप ऑफ ईवीएस। अब पॉइंट नंबर 6 में चलते हैं। 6 में है कि ईवीएस इज द फोर फ्रंट फॉर एड्रेसिंग मैक्रो लेवल crisis such as global warming, ozone layer depletion and acid rain. ओके, अब आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, ओजोन लेयर तो डिप्लीट हो रहा है एंटार्क्टिका में, इंडिया का ग्लेशियर हिमालय मेल्ट हो रहा है, और इसके चलते मिनिमम 600 मिलियन लोग रिस्क में, क्योंकि रिवर्स के आजू बाजू ही कोई भी सिटी बसता है ना कभी भी, वो रिवर्स के आजू बाजू ही बसता है। ओके, तो ये एनवायरमेंट चेंज हो रहा है और ये ग्लोबल लेवल पे हो रहा है, ऐसा नहीं कि इंडिया में। एक कंट्री का नाम है टुआकू, वो कंट्री डूब रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है ना, सब कुछ चेन रिएक्शन है, लूप है, सर्कल है।
बहुत गर्मी होगा, लोग एसी यूज करेगा और गर्मी बढ़ेगा, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आएगा, और ये सब ज्यादा यूज करने से हेल्थ इश्यूज को भी, पीपल आर फेसिंग हेल्थ इश्यूज। और यहाँ पे एसिड रेन का मतलब ये होता है कि क्योंकि पानी साफ नहीं है, वो इवापोरेट होके गिरेगा, तो दैट विल डैमेज द मॉन्यूमेंट्स, दैट विल डैमेज द कंक्रीट जंगल्स। ओके, तो ये सेफ भी नहीं होता है पानी इनफैक्ट। ओके, और लेट्स गो फर्दर। कुछ भी समझ में ना आए तो मेरे को बोलना। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। Formal objectives of environmental education were laid down globally in Tibis डिक्लेरेशन। तिबिस है जॉर्जिया में। एमसीक्यू के लिए ये तिबिलिस और डिक्लेरेशन 1997 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यू पेपर है, एकदम ध्यान रखिए कीवर्ड्स का, मैं जहां जहां टिक कर दूं उसमें प्लीज ध्यान रखिए। हाँ, तो हम लोग अब आगे जाते हैं। सबसे पहला यहाँ पे चीज है नॉलेज, ज्ञान। यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि cognitive understanding of what the environment it is, and what are the problems and what the humans play। उसका मतलब हम लोग को, इंडिविजुअल्स को, खुद को और ग्रुप्स में भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाना पड़ेगा। किसके लिए? किसके प्रति? एनवायरमेंट के प्रति। और जो प्रॉब्लम होता है, एंड ओनली ह्यूमैनिटी, humans are critically responsible for the present syndrome। ठीक है। अब लोगों को सिर्फ यही लगता है कि सर CO2 से ग्लोबल वार्मिंग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम्म, बट ये बहुत एक शैलो नॉलेज है। रियल नॉलेज ये है कि कैसे, क्यों कोई नदी खराब होती है, वाई एंड हाउ। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं गंगा का लेता हूँ एग्जाम्पल, ये नदी क्यों खराब हो रही है, कैसे खराब हो रही है, ये जो हम लोग समझ जाए, फिर हम लोग अपने फ्रेंड्स फैमिली को समझा दें, एंड इससे अंडरस्टैंडिंग होती है, और अंडरस्टैंडिंग से वी कैन ऑलवेज गेट सम द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो उसके बाद आता है सेकंड ऑब्जेक्टिव, वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि वी नोइंग द प्रॉब्लम इन योर हेड बट बीइंग सेंसिटिव टू इट, फीलिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग देयर, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसका एकदम मैं लेमन एग्जांपल दूं तो 2014 का स्वच्छ भारत जो चालू किया था नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। मोस्ट सबको पता था कि गंदा है, बट ठीक है, वी आर नॉट इनफ अवेयर टू एक्ट, नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये जो मिशन चालू किया गया अवेयरनेस के लिए, और पीपल स्टार्टेड सीकिंग देयर ओन स्ट्रीट डिफरेंटली, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू एक्शन, ठीक है। अवेयरनेस, अवेयर होगा, नॉलेज होता है लोगों को, और जन अवेयर भी होता है पर लोग एक्ट नहीं करते, ठीक है ओके चलता है। तो द थर्ड इज एटीट्यूड, सामने वाले का थिंकिंग कैसा है ये भी मैटर करता है। एटीट्यूड में एटीट्यूड में ये बोलूंगा कि द द एबिलिटी
from moving head to heart, developing values, and personally uh, being getting responsible. इसमें एक बहुत फेमस, इसका भी एमसीक्यू आएगा, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, प्लीज नोट डाउन। जयदेव पायंग, यस, ये जो थे वो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया थे। एमसीक्यू लिए मतलब इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट। तीस जो फोर्थ पॉइंट है ऑब्जेक्टिव का वो स्किल्स है। इसमें हम लोगों को प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल चीज बताएंगे जिससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए, चिन्हित कर पाए, और जिससे इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस भी हो ही सकते हैं। वेस्ट सेग्रीगेशन, मॉनिटरिंग। इसके कलकत्ता में देखोगे कि बहुत जन के पास एक ब्लू बकेट होता है, एक ग्रीन बकेट होता है फॉर वेस्ट सेग्रीगेशन। ठीक है। स्किल्स में आप ये एग्जाम्पल अपने समझने के लिए रख सकते हो कि जैसे कि वेस्ट सेग्रीगेशन इन पुणे, जहाँ पे पुणे ने अपने स्वच्छ कोऑपरेटिव ट्रेन रैक पिकर्स को सिखा दिया कैसे सेग्रीगेट किया जाता है। वेट वेस्ट होता है, ड्राई वेस्ट होता है, ई वेस्ट होता है। अब देखने में मतलब ऐसा लगता है कि क्या ही हो जाएगा, बट इसके चलते लैंडफिल साइट्स में बहुत फायदा हुआ। लैंडफिल साइट्स उसे कहा जाता है, मैं रफ डायग्राम दे रहा हूँ। ये जो अपना कलकत्ता है, उसके बाहर में एक बड़ा सा खड्डा होगा, अब पे सिर्फ कचरा डंप किया जाता है। ऐसे बड़े बड़े पहाड़ हो जाते हैं। ठीक है। और जो आजू बाजू का एरिया कंटामिनेट होना चालू कर देता है। ये लैंडफिल साइट्स होता है, और ये भी एक्सपायर होता है। ये लोग का भी हाइट्स होती है 50 मीटर, 100 मीटर से। ठीक है। हम्म। तो ये सिर्फ ये स्किल सेग्रीगेशन के चलते, वेस्ट तो वेस्ट ही है, हम लोग सब एक में डाल देते हैं। बट पुणे वालों ने क्या किया, पुणे वालों ने ये किया कि वेट को अलग कर दिया, ड्राई को अलग कर दिया, तो उसके चलते 30% लैंड फिलिंग साइट्स में प्रॉब्लम कम, क्योंकि सेग्रीगेट हो गया ना। और ये सब बहुत कॉस्टली प्रोसेस होता है। और इसका और यही है ईवीएस का रियल स्किल, द प्रैक्टिकल एबिलिटी टू मेक सॉल्यूशंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। इवैल्यूएशन एबिलिटी। इवैल्यूएशन का मतलब यहाँ होता है जज वेदर अ पॉलिसी, प्रोग्राम और सोल्यूशन इज एक्चुअली वर्किंग। क्या ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे कि बहुत जन अभी स्ट्रेटजी बनाएंगे, सर ये स्ट्रेटजी में पास हो जाऊंगा, ऐसे सोचना चाहिए। पर मैं बच्चे का माइंड बता रहा हूँ कि क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा, हम लोग अपना जजमेंट पास करते हैं। ठीक है। यहाँ पे द एबिलिटी टू एवेल्युएट एनवायरमेंटल मेजर्स and educational programs and ecological policies in terms of ecological, social, economical and educational factors। इसका एक एग्जांपल होता है ऑड इवन फॉर्मूला। इसका मतलब ये था, सबसे पहले ये प्रिवेंट करता है पोल्यूशन को, 100% बात है। इसमें ये था कि मान लो कोई गाड़ी 3, 5, 7 कोई ऑड नंबर है तो वो एक उसी दिन चलेगी। वैसे ही कोई गाड़ी इवन है तो वो उसी नेक्स्ट दिन चलेगी। तो इसके चलते बहुत बड़ा फायदा हुआ इंडियन को भी, क्योंकि अरे बाबा, जो कार कम चलेगी तो पोल्यूशन कम होगा, 50% का तो गैप आएगा। लोग थोड़े से फिर कार पूल में ज्यादा स्विच करते हैं, दैट्स गुड। पर इवैल्यूएशन में हम लोग को क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या इट वाज सक्सेसफुल
And what was it was economical to fair to poor and people with no cars? Was it ecological effective? ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन है जो हम लोग को डेवलप कौन करना चाहता है, ईवीएस चाहता है कि हम लोग क्रिटिकली सोचे कि क्या ये एजुकेशन या क्या ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की मैंने। जैसे कि मान लो कल वन फाइन डे कोई मिनिस्टर बोल देता है आज से भाई तेल खत्म, तेल नहीं है आप चल के जाना जाना, तो दैट्स नॉट पॉसिबल ना। तो क्या पॉलिसी सक्सेस है? अब बहुत सारे कंट्रीज में नियम बन गया है कि आपको मान लो 10 किलोमीटर जाना तो चल के ही जाइए, आप यू कैन नॉट यूज कार। तो होता ही है। ओके, द लास्ट पार्ट यहाँ पे पार्टिसिपेशन का है। अब ये 6 है तो 6 ही पॉइंट्स है, इसके अंदर कोई और पॉइंट ऐड नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, सबका कीवर्ड्स ये नॉलेज, अवेयर, एटीट्यूड, स्किल, वैल्यूएशन, पार्टिसिपेशन, इसको लर्न करने के लिए ये क्या बोलते हैं, ये बना लो। हम्म इसका जो एक्रोनिम बोल सकते तो केसैप है, केसैप। ऑर्डर वाइज ही करना, क्योंकि जो नॉलेज होगा तो अवेयरनेस होगा, अवेयरनेस होगा तो एटीट्यूड होगा, एटीट्यूड होगा तो स्किल होगा, और जो someone can develop a skill, he has the evolution ability, and if he has the evolution ability he can participate। सब इंटरकनेक्टेड है ईवीएस में, ठीक है। हाँ, तो मैं पार्टिसिपेशन में था, मेरे को ये बहुत सही याद आया तो मैंने आपको चट से बता दिया। पार्टिसिपेशन में मतलब ये होता है कि हम लोग इंडिविजुअल्स को सबसे पहले एक ग्रुप मोबिलाइज करते हैं जिसके चलते वी आर गोइंग टू रिजॉल्व एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। और ये एक बेसिक वर्ड है, सीधा बात है, क्या इसमें हम आपको बोले, मतलब पार्टिसिपेशन को आप ऐसे बोल सकते हो कि नॉट जस्ट बाय नोइंग और नॉट जस्ट बाय फीलिंग एंड नॉट जस्ट बाय इवेल्युएटिंग बट डूइंग, गेटिंग इन्वॉल्व इन टेकिंग सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज वेरी लो इन इंडिया, दैट रियलिटी। जैसे कि मुंबई में इसका इम्पैक्ट एक बार आया था, एक बहुत अच्छे लॉयर ने बीच क्लीनिंग ड्राइव चालू की थी, वो रोज उठ के बीच क्लीन करता था, और एंड विथ हिज टीम 200 प्लस वॉलेंटियर्स की। उसका केस स्टडी का मैं जो एग्जांपल दूं, दैट्स वर्सोवा बीच, बहुत फेमस बीच है, और इसने 5.3 मिलियन टन, बहुत बड़ा चंक हटा दिया था। तो ये समझ में आता है कि पार्टिसिपेशन किसी का एक सिविक सेंस के कारण ही फायदा होता है। और ये सबसे क्या होगा एट द एंड, ये होगा कि जो हम लोग ये समझे कि ह्यूमंस पृथ्वी पे रहते हैं, गुड है, पर वी आर स्टूअर्ड्स, वी आर द गार्डियंस ऑफ अर्थ, हम अर्थ को गार्डियन, वी आर टू गार्ड इट, ना कि एक्सप्लॉइट करने का सिर्फ। ओके। और एक एग्जाम में एमसीक्यू मेरे को माइंड में आया तो मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज द फाइनल गोल ऑफ एन ईवीएस ऑब्जेक्टिव्स? हम्म इसका जैसे कि इसका मैं ऑप्शन दूं कि पास यूनिवर्सिटी एग्जाम, या ban industrialization, transform humans into responsible stewards, create more national parks। तो इसका सीधा आंसर होगा बी, ट्रांसफॉर्म ह्यूमंस इनटू रिस्पॉन्सिबल स्टूवर्ड्स ऑफ द अर्थ। क्योंकि ईवीएस क्या करता है, चेंज करता है क्या, एक्सप्लॉइटर्स जो आज एक्सप्लॉइट कर रहा था, लूट रहा था, उससे हम रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे कि आपको पृथ्वी, यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस यू आर लिविंग, वी आर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। तो आज हम आज का इतने तक ही रखेंगे। कुछ ना समझ में आए तो बोलो, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ। और हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि मैं लास्ट थिंग बता दूं, आप एमसीक्यू पेपर में ध्यान से पढ़े, और मतलब डोंट लूज द पेशेंस। जैसे कि ए बी सी डी है तो ऐसा नहीं, बहुत जन एकदम जल्दी जल्दी में पेपर करते हैं, जी ना, टेक योर ओन टाइम, समझो और क्यों।
जब सोच के करोगे तो ही होगा, क्योंकि बहुत अ, बहुत नियर नियर लगता है सबको कि सर ए भी लग रहा है, बी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है, डी भी लग रहा है, या ए और बी ही लग रहा है, या सी और डी लग रहा है, कोई प्रकार का कॉम्बिनेशन आ सकता है। अब ये जो मैंने आपको 6 पॉइंट पढ़ाया, इसका मैं ऑर्डर चेंज कर दूं और फिर एमसीक्यू दे दूं कि ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ईवीएस ऑब्जेक्टिव्स। पहले अवेयर दे दिया, एटीट्यूड, स्किल्स, इवोल्यूशन, उसके बाद नॉलेज दिया, या फिर पार्टिसिपेशन मैंने बीच में डाल दिया एटीट्यूड के स्किल्स में। तो एक तो सबसे पहले ये इसका ऑर्डर फॉलो करना, और ये कीवर्ड थोड़ा याद रखना, ये सैप का। ओके, चलो, बाय।